गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज का हमारा सेकंड चैप्टर है विश्व भूगोल से टॉपिक से रिलेटेड सौर मंडल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं कि मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाती हूँ, चाह कर भी नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं कैसा क्या हो रहा है। और फिर दूसरा, आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट नहीं करते हैं तो मुझे भी थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ, जो आप पेपर की तैयारी करें और आपको उसमें से क्वेश्चंस 100% मिले। कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मैं अपने मन के लिए आप लोगों के लिए क्लासेस लगाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। पर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते तो थोड़ा आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। अगर थोड़ा सा भी आप सपोर्ट करें तो मुझे मन करता है वीडियो बनाने का। लेकिन खैर कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं फिर से वापस आ चुकी हूँ और आज ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि लुसेंट की बुक से स्टडी मैं आपको करा रही हूँ। मैं थ्योरी आपको पढ़ाती जा रही हूँ, क्योंकि इसमें आपके थ्योरी में बहुत छोटे छोटे से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें एग्जाम में मिलते हैं। इसलिए ये जो सौर मंडल का टॉपिक है, ये आपका काफ़ी लेंथी टॉपिक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हो भी सकता है कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए। कोशिश मैं करूँगी कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको ही मैं आपको पढ़ाऊँ, बाकी की जो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा उसको मैं छोड़ दूँगी। और क्योंकि चैप्टर को अगर मैं वैसे रीड करूँगी, आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन जो भी चीज़ मैं अंडरलाइन करूँगी या फिर जो भी चीज़ आपको बताऊँगी कि एग्ज़ाम में आई हैं, ठीक है, या आने वाली हैं, आ सकती हैं, तो उनके आप नोट्स तैयार करते चलिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक सबसे पहला सौर मंडल। तो ये सभी को पता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह होते हैं, आपके धूम्रकेतु होते हैं, उल्का होते हैं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है। सौरमंडल के निकाय के द्रव्य का लगभग आपका 99,999 द्रव्य सूर्य में क्या है, निहित है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी क्या है, सूर्य है। ये क्वेश्चन पेपर में आया है, ठीक है, कि सौरमंडल के समस्त सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होता है, तो वह है आपका सूर्य है। समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है। प्लेननेस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। इसको याद रखिएगा, प्लेनमस। ठीक है, प्लेनमस क्या है, जो कि सौर मंडल से बाहर एक बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का, दोनों जुड़वा जो पिंड हैं उनको सेम दिखने वाले पिंडों का एक समूह है, जिसको क्या कहा जाता है, प्लेनमस कहा जाता है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। ये हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग कितना है, 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। ये दुग्ध मेला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किमी की गति से परिक्रमा कर रहा है। मैं थोड़ा सा स्पीड में आप लोगों को रीड कराऊंगी, क्योंकि आराम से पढ़ाने में टाइम बहुत लगेगा। ठीक है। इसका परिक्रमण काल जो है, दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय कितना होता है, 25 करोड़। ठीक है, 25 करोड़ यानी कि 250 मिलियन वर्ष, जिसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। ठीक है। सूर्य अपने अक्ष पर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि सूर्य अपने अक्ष पर किस ओर घूमता है, तो सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसका जो मध्य भाग होता है वह 25 दिनों में ध्रुवीय भाग को और 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। ठीक है, घूर्णन क्या, जो अपनी ही धुरी पर घूमना, उसको कहते हैं घूर्णन। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें आपके हाइड्रोजन 71% होती है, हीलियम आपके 26.5% होती है, और जो अन्य तत्व होते हैं वह आपके 2.5% होते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग यानी कि क्रोड यानी कि क्योर कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये क्रोड कहलाता है। ठीक है। ताप तो नहीं पूछ सकते, लेकिन हाँ, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है, तो वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हैंस बेथ ने बताया है कि ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण होता है। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, जो कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि सूर्य के केंद्र का
केंद्र पर क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, जो कि क्या करता है, सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसका स्रोत होता है। ठीक है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को ही क्या कहा जाता है, तो सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के जो किनारे होते हैं उनमें प्रकाशमान नहीं होता है। मान लीजिए ये प्रकाश है और इसके ये जो किनारे हैं इनमें प्रकाश नहीं होता है, पर ये जो प्रकाश है इसमें प्रकाश होता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण करता है। जो वायुमंडल है सूर्य का वो प्रकाश को जो है अवशोष कर लेता है, अपने में समा लेता है। ठीक है, क्योंकि इसे वर्णमंडल भी कहते हैं। और ये किस रंग का होता है भाई, तो ये होता है आपके लाल रंग का। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो भाई सूर्य ग्रहण के समय इसको सूर्य किरीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूर्य किरीट। ये सूर्य का बृहत्तम यानी कि बाहरी परत होती है और सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है जिसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट को सबको याद रखिएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट, सूर्य की उम्र कितनी है, लगभग अगर बात करी जाए तो सूर्य की उम्र 5 मिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते समय रहने का समय कितना होगा, तो आपके कितना वर्ष होगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड समय लगता है। तो पेपर में ज़्यादातर ओनली 8 भी लिख कर आ जाता है। अगर ये पूरा लिखा है तो आप पूरे पे लगाइएगा, और अगर पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ 8 मिनट लगा है, तो आप सिर्फ 8 मिनट पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस भी कहा जाता है। सूर्य के जो धब्बे हैं, चलते हुए गैसों के घोल का तापमान आसमान के लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, सूर्य के धब्बों का एक पूरा भाग जो चक्र है वह 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक ये धब्बा बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों तक ये जो धब्बा है, ये जो गैस के गोले हैं, ये इनका जो बहाव है वह घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई दे पड़ता है तो इस पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। इसमें चुंबकीय सुई की दिशा जो है बदल जाती है। इसमें आपके रेडियो है, टेलीविजन है, बिजली चलित मशीन आदि गड़बड़ी उत्पन्न करने लगते हैं। ठीक है, आप देखते हो जैसे चलते हैं ना, गड़गड़ से आवाज़ जाने लगती है, तो इसकी वजह से होती है। सूर्य का व्यास जो है 13,92,000 है, जो कि पृथ्वी के व्यास का लगभग कितने गुना है, 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, कितने लाख गुना बड़ा है, 13 लाख। पृथ्वी को सूर्य ताप का 2/4 भाग मिलता है। अच्छा, मध्यरात्रि सूर्य किसे कहते हैं, तो मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि का सूर्य आंटार्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है, अपने भारत में तो नहीं दिखाई देता है। अगर पूछा जाए कि मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, तो आप बताएंगे आंटार्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका सौर मंडल के पिंड। इसमें अंतर्राष्ट्रीय खगोलशास्त्रीय संघ के अनुसार जो है 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को 3 कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो वह आपके 3 श्रेणियों में बांटा गया है। परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह और लघु सौर मंडलीय पिंड। ठीक है, तो परंपरागत में आपके ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण एवं वरुण आते हैं। ठीक है, अब बौने ग्रह ये पूछे जाते हैं, तो बौने ग्रहों में आपके प्लूटो, चेरॉन, सेरस और 2003 में यूबी 313 ये भी शामिल किया गया है। लघु सौर मंडलीय पिंड में जो है आपके धूम्रकेतु और उपग्रह और अन्य छोटे खगोलीय पिंड भी शामिल हैं। ठीक है, फिर आपका ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। क्या, जैसे कि जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हो, उनमें पर्याप्त जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसको बल हो, उसमें गोल स्वरूप ग्रहण कर सकें, उनके आसपास का क्षेत्र साफ हो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
यहाँ पे पार्थिविक एवं आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं, तो इनको देख लेते हैं। तो पार्थिविक और आंतरिक ग्रह में आपके बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल को पार्थिविक ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के सदस्य होते हैं और ये सूर्य व शुक्र ग्रह की पट्टी के बीच स्थित होते हैं, इसलिए इस आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहा जाता है। और ये सूर्य के बहुत निकट होते हैं और ये किससे बने हुए होते हैं, ये चट्टानों के बने हुए होते हैं। ठीक है, इसके बाद में है आपका बृहस्पति या ग्रह ग्रह कौन से होते हैं। इसमें आपके बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति ग्रह इनको कहा जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर होते हैं और बहुत ही बड़े आकार के होते हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अभी आपको पढ़ने में वो लगेंगे, लेकिन आप इसके नोट्स तैयार करिएगा। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीचिंग की हो, चाहे यूपीपीसीएस की हो, पीएससी की हो, पीईओ की हो, कुछ भी, ल्यूसेंट है, एनसीईआरटी है, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है पढ़ने के लिए। अगर आप इससे पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। लेकिन बस यही है कि आप इधर उधर से सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं होगी, पर आप थ्योरी को पढ़कर अगर अपने नोट्स खुद से तैयार करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट होगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि। इन 5 ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, यानी कि घटते क्रम में अगर बात करें तो बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा गया है। अच्छा, अब एक बात चीज़ और है, पेपरों में ज़्यादातर क्वेश्चन पहले तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता था कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। लेकिन अब क्या होता है कि निम्न ग्रहों को उनके क्रमानुसार आरोही क्रम में लगाइए या फिर अवरोही क्रम में लगाइए। तो आप ये सारे ग्रह याद रखिएगा। अगर घटते क्रम में पूछे जा रहे हैं तो आप बृहस्पति, शनि, अरुण, ये सारे ग्रह, और अगर बढ़ते ग्रह में पूछे जा रहे हैं तो इस तरीके से आपको जो है लगाना है। ठीक है, तो इस पूरा पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम, जाने की बढ़ते हुए, तो वही इसका अपोजिट कर दीजिए। जैसे कि शनि है, अरुण है, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, शुक्र एवं बुध एवं पृथ्वी, अर्थात सबसे कम घनत्व का शनि है। यहाँ पे देखिए आकार के अनुसार ग्रहों की क्रम संख्या बताई गई थी और यहाँ पर जो है घनत्व के हिसाब से बताई गई है। ठीक है, अब अगर आकार के अनुसार ग्रहों की संख्या बढ़ते क्रम में होगी तो आप ये जो ग्रह हैं इनका अपोजिट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो घनत्व के हैं उसमें बढ़ते क्रम में पूछा गया है तो आप ये लिखेंगे, और अगर घटते क्रम में पूछा जाएगा तो इसके अपोजिट लिख देंगे। ठीक है, फिर अर्थात सबसे कम घनत्व शनि का, सबसे अधिक घनत्व किसका है, पृथ्वी का है। चलिए नेक्स्ट है आपका सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम कौन सा है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से ये कई बार पेपर में पूछा भी गया है। तो सबसे पहला आपका बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, अरुण को ही यूरेनस भी कहा जाता है और वरुण को नेपच्यून भी कहा जाता है। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध है, और सबसे दूर कौन सा है, वह आपके वरुण है। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम, बढ़ते क्रम में बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति, यानी सबसे न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है, बुध है, और अधिकतम द्रव्यमान वाला आपका बृहस्पति है। परिक्रमण के काल के अनुसार ग्रहों का क्रम कौन सा होता है, बढ़ते क्रम में, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम, ठीक है, यहाँ पर परिक्रमण पूछा है और यहाँ पर परिभ्रमण पूछा है, इन दोनों का भी याद रखिएगा। फिर अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में, तो ये सारे ग्रह हैं, आप इनके नोट्स तैयार कर लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन में आते ही आते हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं कहीं से भी। अच्छा, अब बात करते हैं शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा जो है एक ही होती है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूछी जाए, अगर शुक्र या फिर अरुण दोनों पूछ सकते हैं या फिर सिंगल, तो इनकी दिशा पूर्व से पश्चिम है, जबकि अन्य सभी ग्रहों की घूर्णन की दिशा क्या है, पश्चिम से पूर्व है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बुध की बात करते हैं, बुध ग्रह की, मरकरी। तो ये सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले ही दिखाई पड़ता है। ये सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना
और ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में 1 मिनट लाइट चली गई है, 2 मिनट आप बस वेट करिए ज़रा। एक्चुअली मैं लाइट चली गई थी तो मैं बाहर आई हूँ, रूम में थी ना, उसमें इन्वर्टर वाला कनेक्शन दूसरे वाले उसमें है तो लाइट जल नहीं रही थी, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा वह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है कौन? बुध ग्रह, ठीक है। अर्थात ये सौर मंडल का सबसे सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। ये दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर जो है सूर्य ग्रह से सबसे अधिक है और इसका तापमान रात में जो है -173 डिग्री सेल्सियस और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं सेकंड ग्रह की, शुक्र की। ये पृथ्वी का निकटतम और सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर पेपर में पूछा भी जाता है क्योंकि ये शाम में पश्चिम दिशा में और सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई देता है। ये अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है और ये पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहलाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसका घनत्व जो है आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है और ये पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका बृहस्पति ग्रह। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में, अगर पूछा जाए कि बृहस्पति ग्रह को अपनी धुरी में चक्कर लगाने में कितना समय लगता है तो वही लगता है आपके 10 घंटा, यानी कि सबसे कम। और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1,000वां भाग है, ठीक है। इसके उपग्रह जो है आपके ज्ञानीमीड यानी कि पीले रंग का है और सभी उपग्रहों में ये सबसे बड़ा है। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका मंगल। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है और इसका रंग जो है लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। यहाँ पृथ्वी पर समान ये 2 ध्रुव होते हैं जिसकी कक्षा तली 25 डिग्री के कोण पर झुका होता है और आपके जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन भी होते हैं। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान ही होता है, ठीक है। ये अपनी धुरी पर जो है 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है और इसके 2 उपग्रह हैं। एक तो है आपका फोबस और दूसरा है आपका डीमोस, ठीक है, ये याद रखिएगा। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे कितने दिन लगते हैं? अगर पूछा जाए कि मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं तो वही आपके 687 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलिपस मेसी और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्या है तो भाई ओलिपस मेसी है। और अगर पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो निक्स ओलंपिया है जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। इसी ग्रह पर स्थित क्या है? फिर है शनि, ठीक है। इसे ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। मुख्यतः 2 हल्के गैस हाइड्रोजन एवं हीलियम से ये बना है। इसकी विशेषता क्या है? इसके तल के चारों ओर वलय का होना, यानी कि मोटी प्रकाश की कुंडली होती है उसका होना होता है और वलय की संख्या जो है आपकी 7 है। ये आकाश में पीले तारों के समान दिखाई पड़ता है। इसका घनत्व आपका नहीं ज़्यादातर पूछा जाएगा लेकिन सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है और इसे जल में रखने पर ये तैरने लगेगा क्योंकि हीलियम गैस से बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम से। ये पूछा जा सकता है कि शनि ग्रह जो है मुख्यतः किससे बना है तो ये याद रखिएगा हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है पेपर में। जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, पेपर में इस तरीके से भी पूछा गया है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो वह आपका शनि है और ये आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज जो है 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी और ये एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का एक सघन वायुमंडल है, ठीक है। फोवे नामक शनि का ग्रह जो है इसकी कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड में बता देती हूँ आपको।
फिर आपका अरुण है, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग आपका 215 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज जो है 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। इसके चारों ओर ना तो वलय में 5 बलों का नाम अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा एवं इप्सिलॉन है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर यानी कि दक्षिणावर्त घूमता है, और जबकि अन्य ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की ओर वामवत घूमते हैं। ये सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त इसकी पूरब की ओर से होता है। ये टॉपिक याद रखिएगा, ठीक है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। ये अपनी दूरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ होता है कि लेटा हुआ सा दिखाई देता है। अगर पूछा जाए कि पेपर में कि सौरमंडल का लेटा हुआ ग्रह कौन सा है, तो लेटा हुआ ग्रह भाई आपका कौन सा है, अरुण है, ठीक है। और इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह जो है इसका टाइटेनिया है। वरुण की बात करें तो वरुण की खोज जो है 1846 में खगोल जहान गाले ने की थी, और नई खगोलीय व्यवस्था में सूर्य की सबसे दूर स्थित ग्रह है, और चारों ओर इसके अति शीतल मीथेन का बादल छाया रहता है, और ये उपग्रहों में ट्राइटन इसका प्रमुख है, ठीक है। अब हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का आकार 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने 1.2 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 23 डिग्री 30 झुका हुआ है। और दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष जो है पृथ्वी की कक्षा तल से आपके इतने कोण बनाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है और जिस पर जीवन है, और ये घनित सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। इसका एकमात्र उपग्रह कौन सा है, हमारी पृथ्वी का चंद्रमा, और औसत व्यास इसका है 12,742 किमी। और इसकी गणना सर्वप्रथम किसने की थी, तो भाई इसकी गणना जो है एरेटोस्थेनेज ने की थी। इसका विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किमी है, और ध्रुवीय व्यास आपका 12,713.6 किमी है। दोनों व्यासों का अंतर 43 किमी है, और इसकी औसत त्रिज्या क्या है, 6,371 है, ठीक है। अगर नोट में कुछ इंपॉर्टेंट नोट, जैसे कि पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है, और इस पर जीवन लगभग 3 अरब 80 लाख वर्ष पहले आरंभ हो गया था। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है अगर पूछी जाए तो 149.6 मिलियन किमी है, और ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर ये पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर 1610 किमी प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगाती है, जिसको अगर हम बात करें तो 24 घंटे माने जाते हैं, ठीक है। पृथ्वी की जो है इस गति को घूर्णन या फिर दैनिक गति भी कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी की अपनी ही गति पर घूमना, ठीक है। तो ये गति घूर्णन या फिर दैनिक गति कहलाती है, जो कि रोज घूमती है, और इस गति से ही आपके दिन और रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग कितने दिन लगते हैं, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो उसमें लगते हैं आपके 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। तो भाई इतना लंबा तो नहीं आएगा ऑप्शन में, तो आपको नॉर्मल से 365 दिन मिल सकता है, या फिर 365 दिन 6 घंटे भी मिल सकता है, ठीक है। इस समय विधि के अनुसार परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का माध्य वेग लगभग 30 किमी होता है, और सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी को वार्षिक गति अथवा परिभ्रमण भी कहा जाता है। अपनी गति पे जो घूमती है उसको घूर्णन कहा जाता है, और जो वर्ष में यानी कि एक बार जो परिक्रमा करती है उसको परिक्रमण कहा जाता है, ठीक है। और पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहा जाता है, सौर वर्ष कहा जाता है। ये पॉइंट को याद रखिएगा कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष के लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, और जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष कहा जाता है। जैसे कि हमारी जो फरवरी होती है 28 दिन की 28 होते हैं, लेकिन कभी कभी 4 साल के बाद जो है वो 29 दिन भी उसमें होते हैं, जो कि लीप वर्ष कहलाया जाता है, ठीक है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, ये पेपर में पूछा भी जाता है। लीप वर्ष कितने दिन का होता है, 366 दिन का होता है, जिसके कारण देखिए जो मैंने बताया 28 के स्थान पर 29 दिन की हो जाती है, ठीक है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है उसी तरीके से ऋतु परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि इस समय इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, मुझे पसीने में मैं नहा रही हूँ, फैन ऑफ करके बात कर रही हूँ, ये सब पृथ्वी के घूमने की वजह से हो रहा है, ठीक है। और उससे ज़्यादा तो हम जैसे मानवों की तरह से हो रहा है, जो कि पेड़ वेड़ सब उखाड़े ले रहे हैं
और एसी लगाए चले जा रहे हैं। फिलहाल मेरे घर पे एसी नहीं है, ऐसा मत सोचना, ठीक है, बहुत गर्मी हो रही है। और दूसरा फिर ठंड होता है और बरसाती मौसम होता है, तो ये सब इसी की वजह से होता है। पृथ्वी का अपनी अक्ष पर झुके होने के कारण सूर्य की सापेक्ष की स्थिति में परिवर्तन यानी होता है। तो पार्श्विक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है, जैसे कि अभी दिन बड़े हैं और जाड़ों में दिन छोटे होते हैं, ठीक है। अब आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है शुक्र के समान है और जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा आपका, ये याद रखिएगा भाई, सूर्य के बाद देखिए पृथ्वी का सबसे निकट तारा अगर बात करा जाए तो सूर्य है, और अगर सूर्य के बाद की बात करी जाए तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का ही एक तारा है और ये पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है और ये सूर्य का भी निकटतम तारा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, गर्मी तो बहुत है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिवनिटिस पर्वत जो है चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है और चंद्रमा को जीवाश्म भी कहा जाता है, याद रखिएगा। हाय रे, अभी तो बहुत बचे हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में, ये याद रखना भाई, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी परिक्रमा कितने दिन में करता है? 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन भी करता है, यानी कि अपनी धुरी पर घूमता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक भाग दिखाई देता है और पृथ्वी से चंद्रमा का सिर्फ 57% भाग हम देख सकते हैं। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के समान 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है और चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष का लगभग समांतर है। इसका परिक्रमण जो है पथ की दीर्घ वृत्ताकार होता है और चंद्रमा का व्यास 3480 किमी द्रव्यमान और पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 होता है, ठीक है। और अगर चंद्रमा और पृथ्वी की औसतन दूरी वही पूछी जाए तो ये दूरी याद रख लीजिएगा, दिमाग में थोड़ा सा आ भी सकता है। सूर्य, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी की तो पूछी जाती है, तो चंद्रमा पृथ्वी की भी पूछ सकते हैं। फिर है आपका सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि कितनी है? 29.53 दिन, यानी कि 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट 2.8 सेकेंड। इसको शॉर्ट में बात करो तो 29.53 है। इस समय को एक चंद्रमास या फिर साइनोडिक मास भी कहा जाता है। पेपर में क्या पूछा जाएगा? पेपर में पूछा जाएगा कि सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि को क्या कहा जाता है। तो भाई अगर टाइम पूछा जाएगा, अवधि पूछी जाएगी तो 29.53 हो जाएगा। अगर भाई वो पूछा जाएगा तो चंद्रमास कहा जाएगा, या फिर ऑप्शन में आपको साइनोडिक मास भी लिखा जा सकता है, तो ये आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इतना कुछ नहीं है। इसके बाद में बात करें, अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितनी की पृथ्वी है, तो 460 करोड़ वर्ष पुरानी इन चट्टानों में टाइटेनियम का अधिक मात्रा में है, ठीक है। सुपर मून क्या है? सुपर मून जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। इसे पेरिजे फुल मून भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें चांद जो है 14% ज़्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। अब ये जो शब्द है सुपर मून का शब्द जो है 1979 में ज्योतिषी रिचर्ड नोट द्वारा किया गया था, ठीक है, इन्होंने बताया था भाई। इसके बाद में ब्लू मून की बात करें, अभी तक तो सुपर मून था, ब्लू मून भी देख लीजिए। ये कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं, तो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होता है वह ब्लू मून कहलाता है। सुना है कभी आप लोगों ने? जिसे सुना मुझे बताना, ठीक है। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 31 दिनों से कम होता है। ऐसा 2-3 साल पर होता है, पर मैंने नहीं देखा है, ठीक है। 2-3 साल में होता है। अगस्त 2012 में 2 पूर्णिमा, यानी कि एक 2 तारीख को और एक 31 तारीख को अगस्त को देखे गए थे। इसमें 31 अगस्त की पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया था, क्योंकि भाई 31 दिन का टाइम पीरियड से कम था, इस वजह से, ठीक। ये बात तो मुझे भी फर्स्ट टाइम ही पता चली है। अगर आप लोगों को किसी को पता हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि किस किस को पता थी ये बात। अभी तक तो सुपर मून तो सुना था, ब्लू मून मैंने नहीं सुना था। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक बार ब्लू मून के होते हैं तो मून ईयर भी कहा जाता है, ठीक है। 2012 में भाई एक बार था, अगर उस साल 2-3 बार होता तो उसको क्या जाएगा? मून ईयर कहा जाएगा,
ठीक है। 2018 में ब्लू मून ईयर था, भाई वाह। 2018 में पहला ब्लू मून जो था 31 जनवरी को हुआ था, ये भाई याद कर लेना। और दूसरा ब्लू मून जो था 31 मार्च को हुआ था। गुड, ठीक है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर यह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 2 उतरा था। शिव शक्ति चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर वह स्थान है जहां पर भारत का चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम उतरा था। ठीक है। अब बात करते हैं बौने ग्रह। तो यम यानी कि प्लेटो, तो IAU ने इसका नया नाम जो है रखा गया था, और ये ठीक है क्लाड टाम्बू 1930 में इसकी खोज हुई थी। अगस्त 2006 में IAU की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम के ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में इसको रख दिया गया था भाई। ठीक है। यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने के कारण क्या था? एक तो आकार में चंद्रमा से छोटा था, दूसरी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना और वरुण की कक्षा को काटना। भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, 1 मिनट हट गया थोड़ी, सॉरी। ये फिर से कुछ गड़बड़ हुआ है, 1 मिनट भाई। हाँ जी, पता नहीं क्या हो गया था, अचानक से हट गया था। फिर है आपका सेरस, क्या था? इसकी खोज जो है पियाजी ने किया था और IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया था। इसकी संख्या 1 से जाना जाता है कि व्यास बुध के व्यास का 1/5 भाग है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आपका क्षुद्र ग्रह, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो ग्रहों की परिक्रमा कर रहे हैं, जिसे क्या कहा जाता है? इसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इनमें भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ है, ये देख लीजिएगा। फोरबेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। फिर बात करते हैं धूम्रकेतु की। तो सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे जो अरबों पिंड विद्यमान होते हैं उन्हें धूम्रकेतु या फिर पुच्छल तारे कहा जाता है। ये गैस एवं धूल के संग्रह से होते हैं और आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित इनका प्रकाश जो है चमकीले गोलों के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हैले नामक धूम्रकेतु का परिक्रमण 76 वर्ष का है। ठीक है, ये याद रखना। और ये अंतिम बार कब देखा गया था? तो ये अंतिम बार आपके 1986 में दिखाई दिया था और अगली बार ये 2062 में दिखाई देगा, वही याद रखिएगा। ठीक है, 86 वाला तो मिस कर गए, तब तो हम बहुत छोटे थे और पता नहीं कब चला गया होगा। 62 वाला देखेंगे। 62 में तो अभी कितना दिन होगा? अभी तो बहुत टाइम है, समय का पता नहीं है, पता नहीं होंगे या नहीं होंगे देखने के लिए। चलिए, धूम्रकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं, फिर भी प्रत्येक धूम्रकेतु के लौटने का समय जो है निश्चित होता है। ठीक, उल्का की बात करें तो उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती हैं और लुप्त हो जाती हैं। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े व धूम्रकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कारण होते हैं। भाई आज के लिए इतना ही है। टॉपिक मैंने आज आपका पूरा समाप्त कर दिया है। इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको सब बता दी हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। बहुत ज़्यादा पसीने में मैं नहा चुकी हूँ गर्मी में। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो बस इतना सा लाइक कर देना, इतना सा शेयर कर दीजिएगा और इतना सा कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।